जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने रिसर्च कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के 10 मॉडल पेपर। 10 मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जो कि 10 मॉडल पेपर में से 45 से 48 प्रश्न जो है पक्का प्रश्न फंसेंगे। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 10 मॉडल पेपर में आज पहला मॉडल पेपर है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समय भी ज़्यादा नहीं बचा है, महज सिर्फ 10 दिन बचे हैं सीट के एग्ज़ाम के लिए। 14 दिसंबर को सीट का एग्ज़ाम का पेपर है। 10 दिन समय बचे हैं। समय को ना गंवाते हुए चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। मैट्रिक इकाइयों में पाए गए आंकड़े। आंकड़े के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। आंकड़े जो है, आंकड़ों का संग्रहण दो तरीके से होता है। पहला जो होता है प्रत्यक्ष तरीका। पहला कौन सा तरीका है? दिया है प्रत्यक्ष तरीका। और दूसरा जो है वह है अप्रत्यक्ष तरीका। आंकड़ों का संग्रहण जो है दो प्रकार से होता है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीकों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। प्रत्यक्ष तरीकों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? तो वह है भूगोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, भूगोल। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल यानी प्रकृतियां भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। भौतिक मॉडल वास्तव में किसी वस्तु या प्रक्रम में वास्तविक आकार से बड़ा या छोटे आकार की प्रकृति या प्रतिरूप होती है, जिससे उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्थानिक समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, तृतीयक स्रोत है, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, स्थानिक समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो यह जो स्रोत है वह है द्वितीयक स्रोत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक स्रोत है। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। शोधकर्ता द्वारा सूचना के स्रोत का स्वयं जानकारी प्राप्त करना प्राथमिक स्रोत कहलाता है। प्राथमिक स्रोत क्या है? जो होता है शोधकर्ता द्वारा सूचना के स्रोत का स्वयं जानकारी प्राप्त करना और प्राथमिक स्रोत कहलाता है, जबकि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी प्राप्त करना द्वितीयक स्रोत कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अनन्य के साथ, विशेष के साथ, समावेशी के साथ, आधुनिक के साथ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है पेडागोजी से संबंधित है। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो वह सीखते हैं समावेशी शिक्षा के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, समावेशी। अनन्य के साथ नहीं, विशेष के साथ नहीं, आधुनिक के साथ भी नहीं। तो थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी समावेशी प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है और विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और दिव्यांग दोनों को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। यही होता है समावेशी शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह वक्तव्य यानी सिद्धांत किसका है? CL ओगडेन का, डी पर्सेल का, JH बेल का या जीन पियाजे का? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह जो सिद्धांत दिया गया है, यह सिद्धांत किसका है? सिद्धांत क्या कह रहा है? सभी बच्चे विकास की समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह सिद्धांत किसका है? यह है जीन पियाजे का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। जीन पियाजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत कहलाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहलाता है? विकासीय अवस्था सिद्धांत कहलाता है। विकास की अवस्था सिद्धांत कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। इससे हर समूह की सफलता के साथ ही समूह के प्रत्येक व्यक्ति की सफलता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके के गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके के गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, आलोचनात्मक सोच। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे आलोचनात्मक सोच कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष से, ग्रेफाइट से, पौधों और खनिज से, सिलेट से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है,
अजंता की गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो वह सामग्री है पौधों और खनिज से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पौधों और खनिज से। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग पौधों और खनिज से प्राप्त किए गए हैं। चित्रों में जिन रंगों का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है वे धातु जो हैं राख हैं, चटक हैं, लाल कुमकुम है या सिंदूर, ये सभी जो हैं शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पौधों और खनिज से तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? सबसे पुरानी पांडुलिपियां जो है वह ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ताड़पत्रों पर सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई थीं। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थीं। पांडुलिपियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान की अति प्राचीनतम परंपरा का संरक्षण है। पांडुलिपियों का इतिहास ही भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। पांडुलिपि जो है भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। भारतीय परंपरा का इतिहास माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी काल सबसे लंबी है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो वह है पुरापाषाण काल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आरंभिक पाषाण काल, पहला कौन सा है? तो वह है आरंभिक पाषाण काल। और जो दूसरा है वह है मध्य पाषाण काल। तीसरा जो है वह है उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर पुरा पाषाण काल 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पुरा पाषाण काल। पाषाण काल का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। पाषाण काल वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। इसी में क्या किए थे? पत्थर के औजार, पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। कथन बी है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है, ए असत्य है, बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है,
मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। तो यह बात जो है सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो यह भी जो है सही है, दूसरा कथन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही सत्य हैं, दोनों कथन ही सही है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। तो यह भी सही है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, यह भी जो है सही है। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति का प्रकाश पड़ता है, यानी पता चलता है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति का पता चलता है और भारतीय इतिहास में इस स्थल का महत्व अनेक कारणों से प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू और कश्मीर में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो वह मिले हैं गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं और गुजरात के 9 नगर मिले हैं। यहाँ पर कितने नगर मिले हैं? तो 9 नगर मिले हैं, जो कि महत्वपूर्ण जो नगर होंगे। तो पहला जो होगा वह लोथल, पहला जो होगा लोथल होगा। दूसरा जो होगा सुरकोटदा, दूसरा कौन सा है? सुरकोटदा। प्रमुख जो है वह लिख दे रहा हूँ, लोथल हो गए, सुरकोटदा, रंगपुर, तीसरा जो होगा रंगपुर। इसके बाद होगा देसलपुर, देसलपुर भी यहाँ पर ही मिला है। और एक प्रमुख नगर जो है धौलावीरा ही गुजरात राज्य में मिला है। ये जो है प्रमुख नगर हैं, लोथल हैं, सुरकोटदा, रंगपुर, देसलपुर, धौलावीरा, ये सभी जो हैं प्रमुख नगर हैं गुजरात के, जो कि हड़प्पा के नगर मिले हैं गुजरात राज्य में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत में या प्राकृत में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो वह भाषा थी संस्कृत भाषा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, वह भाषा जो थी संस्कृत भाषा। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। ऋग्वेद को अभी भी एक जीवित परंपरा द्वारा सम्मानित सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है और यह अनुमान है कि लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व इसका जो है गठन किया गया था। कब? लगभग जो है 1500 से 1200 ईसा पूर्व, 1500 से 1200 ईसा पूर्व का गठन किया गया था और ये 10 किताबों में निहित है। इसमें किताब यानी 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, यह भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो 10 मंडल हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है और छोटे भजनों का यह लंबा संग्रह ज़्यादातर देवताओं की प्रशंसा के लिए समर्पित है। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त जो है संकलित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में रचा गया है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे महावीर, प्रसेनजीत, बिंबसार, अजातशत्रु। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो वह शासक थे बिंबिसार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। बिंबिसार द्वारा जो है हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। किस वंश की? तो हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। बिंबिसार द्वारा जो है हर्यक वंश की स्थापना की गई थी और वो भी मगध में। मगध में बिंबिसार द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी और मगध जो है दक्षिण बिहार में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण बिहार में स्थित है। और मगध की राजधानी उस समय क्या थी? तो राजगिरी। राजगिरी जो है राजधानी हुआ करती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? पूछा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो वह है अहिंसा। अहिंसा जो है वह बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। यही तीनों जो हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ है और बौद्ध धर्म इन्हीं पर आधारित है। बुद्ध जो है शाक्य मुनि तथा गौतम बुद्ध हैं। इन्हीं को शाक्य मुनि या गौतम बुद्ध भी कहा जाता है और बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? धम्म। और संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर ही आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।